मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। ये पब्लिक है, सब जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है सब कुछ पहचानती है। ये पब्लिक है, सब जानती है। मित्रों हम इतने दिनों से जो बात आपसे लगातार कह रहे हैं, पिछले 13 दिनों से जब से ये नोटिफिकेशन आया तब से लगातार एक ही मुद्दे पर हम सभी लोग वीडियोस बना रहे हैं। कुछ यूट्यूबर्स, 6-7 यूट्यूबर्स हैं, ज्यादा नहीं। सोशल मीडिया पे कुछ हमारे बड़े बड़े जो राष्ट्रवादी हैं वो लोग हैं। उन सब लोगों ने आखिरकार इस देश के मीडिया को भी झुका दिया। इस देश का मीडिया जो कि ये ठान चुका था सरकार के दबाव में कि इसके ऊपर डिबेट होनी ही नहीं चाहिए, इसके ऊपर डिबेट होनी नहीं चाहिए। आखिरकार जब जागरूकता हुई, देश की जनता सड़कों पर आई, और अभी तो पूरी तरह से आई भी नहीं है, और मीडिया जो है वो अपने आकाओं को छोड़ करके अब सही रास्ते पर आ गया है। यानी अब उसने डिबेट करवानी शुरू कर दी है, और जब ये डिबेट होगी तो लोगों को जानकारी और मिलेगी, क्योंकि इनकी रीच ज्यादा है। यही वजह है कि इनको डिबेट करने से भी रोका जा रहा था कि विषय कि भैया इनको रोको, ये डिबेट नहीं करनी चाहिए। तो अब जो है डिबेट शुरू हो चुकी है, और जब डिबेट शुरू हुई आज तक पर, पहली बार आज तक पर जब पहली डिबेट शुरू हुई तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बीजेपी के प्रवक्ता कहीं पूरी डिबेट में नजर ही नहीं आए। और क्यों नजर नहीं आए? नजर नहीं आए ये इस बात का सबूत है कि जो सवाल इतने दिनों से लगातार हम लोग उठा रहे हैं वो सवाल एकदम सही है। अगर वो सवाल सही ना होते और इनके पास इन गलतियों का अपनी उत्तर होता तो ये लोग आज न्यूज डिबेट में आकर के अपने आप को डिफेंड कर रहे होते। लेकिन ये अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, इनके पास सवालों का उत्तर नहीं है, इसीलिए इन्होंने आसान रास्ता चुना। क्या? मैदान छोड़कर भाग जाओ। और वही बीजेपी के प्रवक्ताओं ने अब यहां पे किया है। मित्रों मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है। बीजेपी के बड़े अच्छे अच्छे प्रवक्ता हैं, सुधांशु त्रिवेदी, जिनका हम बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन मुझे आज ये सब वीडियो बनाते हुए भी दुख हो रहा है। लेकिन मुझे बनाना पड़ेगा क्योंकि ये हमारे देश के, राष्ट्र के भविष्य का सवाल है, और इसमें अब कुछ व्यक्तिगत नहीं है, अपनी कोई पसंद की बात नहीं है, इसमें अब बात देश की है, बात राष्ट्र की है, और सभी लोगों को बोलना पड़ेगा। तो डिबेट तो शुरू हो गई। अब आखिर बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछने लगे कि दिलीप जी ये बताइए कि डिबेट तो शुरू हुई, लेकिन आखिर ये क्या वजह रही कि कोई डिबेट में प्रवक्ता बीजेपी का आया क्यों नहीं? उसकी वजह क्या है? अंदर की गहराई से बताओ, अंदर की गहराई से कि वजह क्या है। डीप एनालिसिस करो। तो मैं बताता हूं कि इसका डीप एनालिसिस आखिर क्या है। दरअसल जब भी कभी न्यूज चैनल्स में कोई डिबेट होती है तो हमेशा उनके ऊपर पार्टियों का दबाव होता है। हर पार्टी का दबाव होता है, सिर्फ ऐसा नहीं कि बीजेपी का, सभी पार्टियां दबाव डाल के रखती हैं। मित्रों आप जानते हैं जब एनडीटीवी, जब पहले की बात है जब एनडीटीवी में रवीश कुमार काम करते थे, उस समय की स्थिति यह थी कि जब लगातार वो लोग बीजेपी के खिलाफ अनर्गल प्रोपेगेंडा चलाने लगे तो बीजेपी प्रवक्ताओं ने एनडीटीवी पर आकर बैठना ही बंद कर दिया। इसका असर यह हुआ कि उन चैनलों की डिबेट एकदम डाउन हो गई, उनको बहुत नुकसान हुआ। तो कोई भी न्यूज चैनल कभी भी अपना नुकसान उठाना नहीं चाहता, इसीलिए जल्दी से वो कभी भी किसी पार्टी के खिलाफ डिबेट के मसले पर खड़ा नहीं होता। कैसे बताता हूं आपको। हुआ ये होगा कि इस डिबेट में, जब इस डिबेट का आयोजन करना होगा, जब इस डिबेट का कार्यक्रम तय हुआ होगा, उस वक्त बीजेपी के नेताओं को फोन मिलाया गया होगा, बीजेपी के प्रवक्ताओं को फोन मिलाया गया होगा, लेकिन बीजेपी प्रवक्ताओं ने डिबेट में बैठने से ही इनकार कर दिया होगा। अब ऐसी स्थिति में भी इन न्यूज चैनलों के पास दो रास्ते थे। पहला रास्ता, या तो वो डिबेट शुरू करते और डिबेट को शुरू में ही कह देते कि बीजेपी से हमने बात की, लेकिन बीजेपी के लोग जो है वो बैठने को तैयार नहीं हुए, वो डिबेट में आने को तैयार नहीं हुए, मैदान छोड़ करके भाग गए। वो सभी पार्टियों को बैठाती और एक विंडो छोड़ देती खाली कुर्सी रखकर कि बीजेपी प्रवक्ता गायब।
लेकिन अगर वो ऐसा करती तो इससे बीजेपी सरकार की, बीजेपी के प्रवक्ताओं की, बीजेपी की बहुत ही ज्यादा फजीहत होती, जनता के बीच में एक गलत संदेश जाता। तो ये रास्ता आज तक ने नहीं लिया, उसने ये फैसला नहीं लिया। उसने दूसरा कदम उठाया। वो क्या था कि डिबेट तो करेंगे, बीजेपी के लोगों को भी बुलाएंगे, लेकिन प्रवक्ताओं को नहीं बुलाएंगे। और जब बुलाएंगे तो वहां पे क्या लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक विश्लेषक, और डिबेट में कोई भी पार्टी का प्रवक्ता नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या हुआ। अब जरा ध्यान से देखिए, पूरी चीज को ध्यान से देखिए, वो आपको दिखाता हूं। ये देखिए यहां पे, ये कौन है, ये है साहब वकील सुप्रीम कोर्ट। आप इनका नाम पहचान जानते होंगे, इनका नाम है अमिताभ सिन्हा। ये अमिताभ सिन्हा है और ये बीजेपी की विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं, करीबी हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। लेकिन ये तभी आते हैं जब बीजेपी के प्रवक्ता नहीं आना चाहते हैं। समझ रहे हैं, ये शायद ये बीजेपी के प्रवक्ताओं की शैडो आर्मी है, या आप ये समझ लीजिए। दूसरे ये हैं सूर्या कुमार मैथिल, ये भी बीजेपी के ही समर्थक विचारधारा के हैं, और इनको भी जो है वो एक तरह से बुलाया गया। तीसरे राजनीतिक विश्लेषक, आप जानते हैं, ये अक्सर आप इनको पहचानते होंगे, सत्य प्रकाश मिश्रा इनका नाम है, और ये जेडीयू के प्रवक्ता हैं। लेकिन आज इनको जो है वो राजनीतिक विश्लेषक लिख दिया गया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज तक चाहता तो इनको जेडीयू प्रवक्ता लिख सकता था, लेकिन जेडीयू प्रवक्ता नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि जहर जो उगलेंगे ना अभी, तो वो जहर कहीं इनकी पार्टी पर ना चला जाए, इसलिए जेडीयू प्रवक्ता ना लिख करके इनको राजनीतिक विश्लेषक लिखा गया। यहां पर भी आज तक ने क्या कर दी, बेईमानी कर दी। ठीक है, ये देखिए बीएसपी समर्थक है, दलित चिंतक है, इनको तो आप जानते ही होंगे। ये राजनीतिक विश्लेषक संगीत रागी जी, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, इनको कई बार संघ विचारक, इस तरह की चीजें भी लिखी जाती हैं, लेकिन ये बीजेपी के समर्थक माने जाते हैं। ठीक है, ये प्रोफेसर जेएनयू परवेश चौधरी नाम इनका है, तिलक लगा रखा है आपने, और सदैव से ये हमेशा आपने देखा होगा कि ये विश्व हिंदू परिषद की तरफ से आकर के नेतृत्व करते हैं, प्रवक्ता है। मेरे जहां तक मेरा विचार है, आप बताइएगा कमेंट करके, ये विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता है। लेकिन आज इन्होंने जेएनयू के प्रोफेसर का चोला ओढ़ा और ये बाजार में आ गए, क्योंकि अब इनको भी समझ में नहीं आ रहा कि हम वीएचपी के बैनर तले क्या बात कहें, क्योंकि वीएचपी क्या है, वो तो संघ की ही लाइन को उसको टो करना है, संघ की लाइन पे चलना है, बीजेपी की लाइन पे चलना है, तो ये अपनी अलग लाइन नहीं ले सकते। इसीलिए विश्व हिंदू परिषद से जुड़े होने के बावजूद भी इन्होंने खुद को क्या लिखवाया, प्रोफेसर जेएनयू। इस तरह से खेल होता है, समझिए खेल कैसे होता है। ठीक है, इसके बाद ये तो खेल हुआ साहब। अब देखिए क्या हुआ, सबके क्या लिख दिया गया, ये सब के सब लोग क्या है साहब, कोई वकील है, कोई विश्लेषक है, कोई बीएसपी समर्थक है, कोई भी इसमें वो नहीं हुआ। अब देखिए इसके बाद डिबेट शुरू हुई। अब डिबेट से समझ में आ जाएगा आपको कि सरकार आखिर क्या समझ रही, सरकार क्या चाहती है। ये सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, बीजेपी के समर्थक हैं, बीजेपी की विचारधारा से आते हैं। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने डिबेट में यह कहा कि दरअसल ये जो कुछ भी अभी आप यहां पर देख रहे हैं, इसमें बीजेपी सरकार की कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है, इसमें मोदी सरकार की कोई गलती नहीं है। दरअसल ये सारी गलती सुप्रीम कोर्ट की है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही उनको कहा था गाइडलाइंस बनाओ। और इंदिरा जयसिंह आप जानते हैं वो किस तरह की महिला है, किस तरह की वामपंथी है, और उनके निर्देशों पर या उनके मिली भगत से करके ये सारा कुछ हो गया। इसमें मोदी जी की कोई भूमिका नहीं है। मित्रों, ये बिल्कुल सटीक लाइन है। आप देखिएगा बीजेपी जब पछताएगी आखिर में, तो बाद में यही बोलेगी कि हमारा इसमें कुछ लेना देना नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने हमको जो कहा हमने वो कर दिया। हालांकि वो सही नहीं बोल रही, वो गलत बोल रही है, क्योंकि अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइंस में ये नहीं कहा था कि तुम इस तरह से गाइडलाइंस बनाओ, उसने कहा था सख्त नियम कानून बनाओ, बना के दिखाओ। लेकिन इन्होंने जो किया वो तो पापी किया है। लेकिन अब इन्होंने जो किया है ना, वही दरअसल आगे बीजेपी की लाइन होने जा रही है कि हमसे कोई मतलब नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जाके बात कर लो, हमसे अब केस सुप्रीम कोर्ट में, उसी से बात कर लेना। ठीक है, ये इनकी लाइन है। अब यहां पर देखिए साहब, बड़ी मुश्किल की बात देखिए कि ये साहब जो है हमारे सत्य प्रकाश मिश्रा जी, वैसे तो ये ब्राह्मणी है, पर आज इन्होंने ब्राह्मणों को गाली दी। समझ रहे हैं, हालांकि ब्राह्मणों को गाली कोई सीधे नहीं दी, इन्होंने कहा ब्राह्मणवाद को गाली दी, ब्राह्मणवाद। ठीक है, लेकिन ब्राह्मणवाद को गाली देना मतलब ब्राह्मणों को ही गाली देना है, सीधी सी बात यही उसकी है। ये सब तो छुपी हुई बातें होती हैं। पहले
क्या नारा लाता था कि ब्राह्मणवाद से आजादी, ब्राह्मणवाद से आजादी। फिर इसके बाद क्या हुआ, ब्राह्मणों भारत छोड़ो, ब्राह्मणों यूरेशिया जाओ। इसका मतलब क्या है कि दरअसल ब्राह्मणवाद तो सिर्फ एक बहाना है, असली निशाना ब्राह्मण है। भाई सीधी सी बात है यार, जो कम्युनिटी या जो भी समाज अगर थोड़ा आगे बढ़ जाता है तो हर कोई उसकी टांग खींचता है कि उसको पीछे कर दो। सिंपल, बिल्कुल सिंपल सी बात है, हर कोई यही करता है। और ये लेकिन इस हद तक करोगे क्या कि किसी को तुम कहोगे तुम यूरेशिया चले जाओ, तुम यूरेशिया तुम्हें भगा देंगे। तो ये सब जो है, ये यहाँ पे ये राजनीतिक विश्लेषक महोदय सत्य प्रकाश मिश्रा जी, आपने डिबेट देखी होगी, इनके ऊपर 2-4 लाइन लिखिए जरा, आज इनको टांगिए जरा, इनको आज समझाइए सोशल मीडिया पर हर जगह जाकर कि ये किस तरह के प्रवक्ता हैं कि जो सत्य प्रकाश मिश्रा जी जो है वो आज समझा रहे थे कि ब्राह्मणवाद में कितनी कमियां हैं, मतलब ब्राह्मणों में कितनी कमियां बता रहे थे आज, ठीक है। और बड़ी बात क्या है, ये प्रोफेसर हैं जेएनयू के, परवेश चौधरी जी, इन्होंने भी, हालांकि ये जानते हैं दिल से बात हो कि कहीं कोई जातिगत भेदभाव इतना कुछ खास बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन इन्होंने भी आज जानबूझ करके क्या की सरकार की लाइन को टो कर रहे थे कि नहीं, बड़ी गंभीर बात तो यह है कि आज यहां पे छुपे हुए जो बीजेपी के या विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता थे, संघ के प्रवक्ता थे, वो क्या कर रहे थे कि वो छुप करके आज सरकार की लाइन को टो कर रहे थे, अपने दिल की बात नहीं कह रहे थे, और ये कह रहे थे कि नहीं, भेदभाव बहुत होता है, बहुत भेदभाव होता है, ये बहुत जरूरी था। लेकिन इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे पा रहा है कि आखिर इसमें अगर शिकायत झूठी हुई तो उस पर क्या कार्रवाई होगी, इसका जवाब कोई देने को तैयार नहीं, ठीक है। संगीत रागी जी, इनकी मैं प्रशंसा करूंगा, इन्होंने जो इनके दिल में बात थी वो खुलकर कही और रखी। इन्होंने कहा कि ऐसी कोई जरूरत नहीं थी इसकी, और सबसे प्रशंसा करूंगा मैं इनकी राजनीतिक विश्लेषक जो है मैथिल जी की, जिन्होंने वास्तव में आज जम करके मोर्चा लिया और जातिवादी जो वाकई में उनके मुंह पर आज जो है करारा तमाचा मारा है। तो आप ये समझ लीजिए कि भाई अभी तो शुरुआत है। क्या कहते हैं वो कि इफ्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, ऐसा कुछ है शायद, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो अभी आगे आगे देखिए क्या होता है। अभी तो तुम मैदान में डिबेट छोड़ के भागे हो, अभी ये जनता जूते लेके दौड़ाएगी। जिसने तुमको वोट दिया, जिसने तुमको 5-5 पीढ़ी से वोट दिया, जिस थाली में तुम खाना खाए उसी में छेद कर दिए, जिस थाली में खाना खाए उसी में छेद कर दिए। आज हमसे सबूत मांगा जा रहा है कि तुम बताओ कि तुम हिंदूवादी हो, मतलब आज हमको दिलीप पांडे को बोला जा रहा है कि तुम जातिवादी हो, मोदी के विरोध कर रहे हो। मतलब हम 12 साल से 13 साल से मोदी जी का समर्थन कर रहे थे, वो किसी को नहीं दिखा कि मोदी जी पिछड़े समाज से आते हैं, ओबीसी हैं, वो किसी को नहीं दिखा। आज हमने एक मुद्दे पर, सही मुद्दे पर मोदी जी का विरोध कर दिया तो लोग कह रहे हैं कि दिलीप पांडे तुम जातिवादी हो, तुम ब्राह्मणवादी हो। बताइए, ये राजनीति है गलत को सही कहने की। और ये सब देख करके कहीं ना कहीं ये लगता है कि जिस तरह से आज ये जो इनका नाम क्या है, सोफिया अंसारी, सोफिया कुरैशी, जिस तरह आज सोफिया कुरैशी को सरकार ने पुरस्कार दिया है, नागरिक पुरस्कार दिया है, इतने सारे सैन्य पुरस्कार है, आप कोई भी दे सकते थे, लेकिन आपने उनको जानबूझ करके नागरिक पुरस्कार क्यों दिया। कहीं ना कहीं आप पॉइंट्स को मिलाओ, एक तरफ उस पॉइंट को मिलाओ, क्या कि ओबीसी 60% ओबीसी मुसलमानों को यूजीसी में विशेष दर्जा देना, दूसरी तरफ इसको क्या नाम है इसकी, ये सोफिया कुरैशी को पद्म पुरस्कार देना। दोनों को पॉइंट को जोड़ो तो आपको समझ में आएगा कि सरकार जो है वो वाकई में अब एक ऐसे रास्ते पे चल पड़ी है जो हिंदुत्व का रास्ता नहीं है, जो सेना के अंदर भी तुष्टीकरण कर रही है। आज मैं ये कहना चाहता हूं कि एक उम्र के बाद ना आदमी सठिया जाता है, शायद मुझे बहुत बुरा मत मानना, किसी की ज्यादा उम्र हो बुरा मत मानना, लेकिन आज मुझे कहना पड़ेगा कि वाकई मोदी जी सठिया गए। मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्या सच है और क्या झूठ है। और अब मैं आपको क्या बताऊं, जब याद कीजिए कि जब वो वहां पे गए थे राम मंदिर में, और जब राम मंदिर के कोविदार वृक्ष वाले ध्वज को वो फहरा रहे थे, उस समय जब वो ऐसे हाथ जोड़े हुए थे, उनके हाथ यूं करके कांप रहे थे। उस वक्त जो है वो लोगों ने ये कहा कि मोदी जी इतने भावुक हो गए, उनके हाथ कांपने लगे। मुझे नहीं लगता कि उनके हाथ इस तरह कांप रहे हैं, जरूर उनके ऊपर बढ़ती उम्र का असर है। और आज इस सब को देखकर मुझे लगता है कि शायद अब ये समय आ गया है कि अब मोदी जी को चाहिए कि वो मार्गदर्शक मंडल में जाएं
और योगी जी को मौका दें। और अगर सरकार इस अध्यादेश इस नोटिफिकेशन को वापस नहीं लेती है तो फिर हमें यह कहना पड़ेगा कि अब योगी को लाओ, मतलब योगी तुझसे बैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं। ये जो बात है ना, ये बात अब कहनी पड़ेगी, ऐसा हमको यहां पर लग रहा है। तो मैंने कुछ पॉइंट्स नोट कर रखे हैं जो मैंने यहां पर बता दिए। तो हाँ, इसमें एक और महत्वपूर्ण बात ये भी है कि ये जो आपके परवेश चौधरी जी हैं और ये सब समता की बात करके, समता और समानता, आज ये सब समाजवादी हो गए, कह रहे समता आनी चाहिए। मतलब समता अभी तक नहीं थी देश के अंदर, अभी तक समता नहीं थी। इनकी सरकार में 10 साल से सबसे समता ही नहीं थी, समता गायब हो गई थी। अब समता की बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं एक बात है वो कहने की कि मोदी जी का दबाव इन सबके, आप सोचिए कि मोदी जी का दबाव कितना है। अभी तक एक भी कोई बीजेपी का सांसद सामने आकर बोलने को तैयार नहीं इसके खिलाफ में, कोई बीजेपी का विधायक बोलने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि हर किसी का कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं किसी ने कुछ ना कुछ तो भाई ऐसा तो कोई बनता नहीं बड़ा आदमी। हर किसी को डर लगता है, पता नहीं मोदी जी और पता नहीं अमित शाह जी क्या हो जाए, पता नहीं। इसीलिए कोई मित्रों बोलने को तैयार नहीं। हर कोई सरकार ने जो बोल दिया उसी को बस वही सच है। तो मित्रों, आज इस देश के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं। एक तो ये कि जितने भी मेरे YouTube के वीडियो हैं, इन सभी वीडियो को आप सबको, अपने परिवार वालों को, सबको शेयर कीजिए, सबको बताइए, सबको समझाइए कि वो देखें कि आखिर सच क्या है, कि हम जो बातें कह रहे थे वो बातें सही साबित होती नजर आ रही हैं। अगर बीजेपी का पक्ष सही है तो आप सुधांशु त्रिवेदी आते और दहाड़ते हुए बताते कि देखो तुम कहां गलत हो, पर आज कोई नहीं आया ना। और वीडियोस को लाइक कीजिए, कभी मैं कहता नहीं हूं, पर वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि पूरा नहीं देखेंगे तो रीच खत्म हो जाती है। और जब आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो निश्चित तौर पे सब्सक्राइब करिए ताकि हम जो बात कह रहे हैं वो लोगों तक पहुंचे। नमस्कार, धन्यवाद।